Hello everyone. So this lecture basically is about vapor absorption refrigeration system, and in this lecture we will be basically dealing with the theoretical portion of this topic, vapor absorption refrigeration system. इसमें हम लोग देखेंगे कि how it is different from vapor compression refrigeration system, what are the processes involved in this system, and what are the advantages of this system. सो लेट अस स्टार्ट. तो सबसे पहले अगर हम लोग इसका स्कीमेटिक डायग्राम देखें तो इफ़ वी रिमेंबर द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ VCRS, देयर इज़ अ सर्टेन डिफरेंस बिटवीन दोज टू डायग्राम्स. तो हम लोग VCRS में देखते थे कि वी हैड अ कंप्रेसर विच यूज टू कंप्रेस द वेपर विच केम आउट ऑफ द इवेपरेटर into the condenser. But इस केस में like we don't see any compressor in this diagram. We see an absorber, a pump and a generator in place of the compressor. So what does this mean? बाकी devices हमारी same है. We have a condenser, throttling device and a evaporator. But हमारा जो compressor है VCRS का, that is being replaced by 3 different devices जो कि हमारे ऑब्जर्वर, पंप और जनरेटर हैं. तो लाइक इफ वी सी द डेफिनेशन ऑफ दिस सिस्टम, वी कैन सी दैट एन एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर इज अ हीट ऑपरेटेड रेफ्रिजरेशन सिस्टम. फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, अ फॉसिल फ्यूल फ्लेम, अ वेस्ट हीट फ्रॉम फैक्ट्रीज और एटसेट्रा to provide the energy needed for the cooling process. So here comes the difference. तो हमारा difference ये है कि in VCRS we had to run a compressor, and to run a compressor we had to give electrical power which is nothing but basically a work input to the device. और इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि we give the energy in the form of heat. So basically there is no work input, there is only heat input to the system which helps in the cooling. Okay, and the next thing is that in this the mechanical compression process of vapor compression cycle is replaced by a thermal compression process. तो जब कंप्रेसर के केस में हमारा जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता था उसमें वी हैड अ पिस्टन एंड अ सिलेंडर अरेंजमेंट, जिसमें पिस्टन क्या करता था, इनसाइड द सिलेंडर यूज टू कंप्रेस द वेपर. बट यहाँ पे दैट इज रिप्लेस्ड बाय अ थर्मल कंप्रेशन प्रोसेस. तो ये थर्मल कंप्रेशन प्रोसेस क्या है, विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. दिस इज द पोर्शन बेसिकली absorber, pump and generator which is being replaced instead of compressor in vapor absorption refrigeration system, and this system only does the thermal compression process. So we will see that. So thermal compression in VARS. Thermal compression का मतलब ये हुआ कि like what in this system, in vapor absorption refrigeration system, basically what we have is a refrigerant which is absorbed by another fluid in absorber. Suppose कीजिए कि हमारा कोई फ्लूइड वेपर है, बेसिकली रेफ्रिजरेंट है, जैसे अमोनिया. तो अमोनिया क्या होगा कि अमोनिया इज बेसिकली आफ्टर कमिंग आउट ऑफ इवेपोरेटर एब्जॉर्बर में जाएगा जहाँ पे कोई अनदर लिक्विड में दैट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड, जैसे कि वाटर में. उसके बाद क्या होगा कि वो जब वाटर में एब्जॉर्ब हो जाएगा तो दैट सॉल्यूशन इज देन थ्रू द सिस्टम गोज टू पंप, एंड वहाँ पे क्या होगा कि इस सिस्टम को लाइक दैट सिस्टम इज द सॉल्यूशन इज पम्प्ड टू अ हायर प्रेशर, और ये पंपिंग होके दैट गोज इनटू द जनरेटर. और जनरेटर में हमारा क्या होगा कि जनरेटर में वी हैव अ हीटिंग इनपुट. वो हीटिंग इनपुट हमारा जो है वो कहीं से भी हो सकता है, दैट कैन बी फ्रॉम सोलर सिस्टम्स, that can be from fossil fuel flames, that can be from waste heat,
दैट इज़ जनरेटेड इन इंडस्ट्रीज़। तो यहाँ पे हमारा हीटिंग होगा, जहाँ पे इस वेपर का जहाँ पे इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर फिर से बढ़ेगा, एंड द रेफ्रिजरेंट पार्ट ऑफ दैट सॉल्यूशन, मतलब जो हमारा अमोनिया प्लस वाटर है, तो इसमें से अमोनिया दैट विल बी इवेपोरेटेड अगेन एंड गोज इनटू द कंडेंसर, जहाँ पे ये फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में अगर कुछ और भी देखें हम लोग, तो इन दिस फिगर वी कैन सी दैट दिस पोर्शन, बेसिकली दी डॉटेड पोर्शन, दिस इज़ नथिंग बट थर्मल कंप्रेशन। अब इसमें होता क्या है कि इसमें बेसिकली वी कैन सी दैट जो प्योर NH3 हमारा निकला इवेपरेटर से, मतलब प्योर अमोनिया दैट इज़ रेफ्रिजरेंट, वो हमारा एब्जॉर्बर में गया एंड ये NH3 प्लस H2O का सॉल्यूशन बन गया, और कूलिंग वाटर हमारा सर्कुलेट कर रहा है इस एब्जॉर्बर में, जो कि जो इवेपरेटर से निकला हुआ अमोनिया होगा उसका हीट जो है कैरी आउट कर देगा और ईजिली ये वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा। आफ्टर दैट इट इज़ बीइंग पम्प्ड थ्रू अ हीट एक्सचेंजर टू जनरेटर। अब हीट एक्सचेंजर से के थ्रू पंप करने का ये फ़ायदा है कि हमारा हीट एक्सचेंजर में एक्चुअली द टेम्परेचर ऑफ दिस सॉल्यूशन इज़ वेरी लेस, बिकॉज हमने हीट यहाँ पे निकाला है। तो यहाँ पे क्या होगा कि when we pump this solution through a heat exchanger, तो जो जनरेटर से हमारा हायर टेम्परेचर का ये सॉल्यूशन आता होगा उसका हीट ये हीट एक्सचेंजर में ऑब्जॉर्व करेगा एंड इट्स टेम्परेचर विल इंक्रीज थ्रू द प्रोसेस, और ये फिर जनरेटर में जाएगा जहाँ पे इसे एडिशनल हीट मिलेगा थ्रू द सोलर एनर्जी और एनी डिवाइस एनी सिस्टम मीडियम, एंड इट विल बी द टेम्परेचर विल इंक्रीज। और यहाँ पे द NH3 portion will be vapor form, will be in vapor form which will be rectified and sent to condenser। और जो हमारा वाटर है वो वाटर जो है बेसिकली जो बहुत कम अमोनिया कंटेंट होगा या ना ही होगा, तो दैट इज़ ट्रांसफर्ड थ्रू टू द ऑब्जॉर्बर थ्रू हीट एक्सचेंजर, और वही जो वीक अमोनिया सॉल्यूशन है दैट विल बी ट्रांसफरिंग द हीट टू द स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन जिसको हमने पंप किया है। तो द सेम थिंग इज रिटन इन द स्टेटमेंट फॉर्म्स एंड लेटर ऑन विल स्टडी द ऑपरेशनल स्टेप्स। आगे हम स्टेप वाइज देखेंगे भी कि क्या क्या हो रहा है। VARS इन्वॉल्व्स द अब्जॉर्प्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट बाय ए ट्रांसपोर्ट मीडियम। तो रेफ्रिजरेंट यहाँ पे NH3 है और ट्रांसपोर्ट मीडियम हमारा वाटर है। यहाँ पे दे भी रखा है कि मोस्ट वाइडली यूज सिस्टम इज NH3H2O सिस्टम। ये हमारा अमोनिया वाटर सिस्टम है जो काफ़ी वाइडली यूज्ड है, जिसमें अमोनिया विल बी द रेफ्रिजरेंट एंड H2O विल बी द कैरियर एज ए ट्रांसपोर्ट मीडियम। और भी सिस्टम्स हो सकते हैं जहाँ पे वाटर लिथियम ब्रोमाइड हो गया, वाटर लिथियम क्लोराइड हो गया, जिसमें हमारा वाटर रेफ्रिजरेंट का काम करेगा और लिथियम ब्रोमाइड या लिथियम क्लोराइड जो है वो कैरियर का काम करेगा। सो अगर हम लोग स्टेप्स देखें कि इस जो थर्मल कंप्रेशन और पूरा जो प्रोसेस है हमारा VARS का, उसमें कौन कौन से स्टेप्स होंगे, तो उसमें हम लोग अगर स्टार्ट करें इवेपरेटर से जो अमोनिया निकल रहा है, तो वहाँ से विल सी कि हमारा जो ड्राई अमोनिया वेपर है जो लो प्रेशर पे निकलेगा, वो इवेपरेटर से जो निकलेगा दैट विल बी गो इनटू द एब्जॉर्बर। अब एब्जॉर्बर में क्या होगा, दैट अमोनिया वेपर इज डिजॉल्व्ड इनटू कोल्ड वाटर and a strong solution of ammonia is formed। अब जो एक्चुअली हम लोग उसमें कोल्ड वाटर सर्कुलेट करा रहे हैं एब्जॉर्बर में, तो द हीट इवॉल्व्ड, मतलब जो हीट रिलीज करेगा दैट वेपर इज रिमूव्ड बाय द सर्कुलेटिंग कोल्ड वाटर जो कि एब्जॉर्बर में रखा है। अब ये जो अमोनिया सॉल्यूशन है, हाईली कंसनट्रेटेड अमोनिया सॉल्यूशन, जिसको एक्वा अमोनिया भी बोला जाता है क्योंकि ये वाटर और अमोनिया का सॉल्यूशन है, ये लिक्विड पंप के द्वारा जनरेटर में पंप किया जाएगा थ्रू अ हीट एक्सचेंजर एज टोल्ड अर्लियर। अब इस हीट एक्सचेंजर में क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग अमोनिया सॉल्यूशन विल बी हीटेड बाय द हॉट वीक सॉल्यूशन रिटर्निंग फ्रॉम द जनरेटर। जो जनरेटर से हमारा वाटर प्लस
अ लिटिल बिट ऑफ अमोनिया जो सॉल्यूशन रहेगा वो एक्चुअली दैट विल बी हीटेड और वहाँ से वो हीट लेगा इन द वे टू जनरेटर हीट एक्सचेंजर में, ताकि उसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाए। अब क्या होगा हमारा कि दैट रेफ्रिजरेंट सैचुरेटेड लिक्विड जब जनरेटर में जाएगा तो वहाँ पे दैट इज़ हीटेड बाई द विच एवर अवेलेबल मीन्स, जैसे कि गैस हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, सोलर हीटिंग हो सकता है, वेस्ट हीट हो सकता है, जिससे रेफ्रिजरेंट जो है हमारा वो इवेपोरेशन हो जाएगा। आफ्टर दैट होगा क्या कि जब हमारा रेफ्रिजरेंट वेपर बन जाएगा तो दैट हॉट रेफ्रिजरेंट passes through a heat exchanger, transferring it heats outside the system and condenses। तो ये आगे जाके कंडेंसर में जाएगा और जहाँ पे ये अपना हीट रिलीज करेगा और ये कंडेंस हो जाएगा अगेन इनटू द लिक्विड फॉर्म, और यही कंडेंस्ड लिक्विड हमारा फिर से इवेपोरेशन प्रोसेस के लिए जाएगा। और जो हमारा वीक रेफ्रिजरेंट इवेपोरेट होने के बाद जो सॉल्यूशन बचेगा दैट विल बी वीक एक्वा, मतलब इसमें बहुत कम अमोनिया कंटेंट होगा या नहीं भी हो सकता है इफ़ द सिस्टम इज़ वेरी एफिशिएंट इन रिमूविंग द ऑल द वेपर। तो उस केस में दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड वीक एक्वा, और ये फिर से जनरेटर से वापस हीट एक्सचेंजर के थ्रू एब्जॉर्बर में आ जाएगा, और उसी हीट एक्सचेंजर में बेसिकली दैट विल ट्रांसफर हीट टू द स्ट्रॉन्ग एक्वा सॉल्यूशन। अब यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी कम होता है वाटर से, इट इज़ अराउंड -30 -20 एट डिफरेंट प्रेशर्स। तो ये -30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो जनरली जो वेपर निकलेगा जनरेटर से दैट विल बी द रेफ्रिजरेंट ओनली, अमोनिया ओनली। अब इस वीक सॉल्यूशन जो हमारा वापस से अब्जॉर्बर में आ जाएगा दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, एंड जो अमोनिया वेपर जो जनरेटर से निकला है तो मैक्सिमम पोर्शन उसमें अमोनिया होगा, बट देर इज अ चांस दैट देर माइट बी सम वाटर वेपर इनटू इट। तो उसके लिए वी कैन ऐड सम डिवाइसेस जैसे कि एनालाइज़र और रेक्टिफायर, जो कि कंडेंसर के पहले और ये जनरेटर के बाद लगाए जाते हैं, ताकि जो भी हमारा वाटर कंटेंट है वो वहाँ से निकल जाए। क्योंकि जब वाटर अगर फ्रीज हो गया इनटू द एक्सपेंशन वाल्व, क्योंकि एक्सपेंशन प्रोसेस में इसका टेम्परेचर कम होगा, तो इफ़ वाटर इज़ फ्रीज्ड तो दैट माइट कॉज चोकिंग इन द एक्सपेंशन वाल्व और थ्रॉटलिंग वाल्व। तो हमारा जो वेपर जो बेसिकली रेफ्रिजरेंट जो इवेपोरेट हुआ है जनरेटर में दैट माइट कंटेन सम वाटर वेपर, और जिसको निकालने के लिए वी कैन यूज़ एनालाइज़र एंड रेक्टिफायर। तो एनालाइज़र इज नथिंग बट अ सीरीज ऑफ ट्रेज जहाँ पे अमोनिया इज सेपरेटेड फ्रॉम वाटर वेपर एंड देन इट इज़ ट्रांसफर टू अ रेक्टिफायर, जहाँ पे अगेन हमारा कंडेंसेशन होगा, जहाँ पे द वाटर वेपर स्टिल प्रेजेंट कैन बी कंडेंस्ड एंड रिटर्न बैक टू द ऑब्जर्वर और जनरेटर में फिर जो वो वीक सॉल्यूशन है दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू एब्जॉर्बर। और वर्चुअली बेसिकली अगर आइडियल केस में देखें तो प्योर अमोनिया वेपर विल पास थ्रू द कंडेंसर। नाउ द लेटेंट हीट ऑफ अमोनिया वेपर इज रिजेक्टेड इनटू द कंडेंसर, मतलब जो हमारा वेपर है रेफ्रिजरेंट वो जनरेटर के बाद हमारा जब एनालाइज़र और रेक्टिफायर होते हुए प्योर अमोनिया जो है वेपर जब कंडेंसर में जाएगा तो वहाँ पे ये अपना लेटेंट हीट बेसिकली रिलीज़ कर देगा और ये सैचुरेटेड लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड अमोनिया। उसके बाद दैट इज़ थ्रॉटल टू द एक्सपेंशन थ्रू द एक्सपेंशन वाल्व और थ्रॉटल वाल्व टू अ लो प्रेशर लिक्विड इनटू द इवेपोरेटर। और हो सकता है कि कुछ पोर्शन वहाँ पे फिर से वेपर भी बन जाए। तो ये दो फेज का जो मिक्सचर है मोस्टली लिक्विड ही होगा दैट विल गो इनटू द इवेपोरेटर, और इवेपोरेटर में जो वो लिक्विड है वो फुल्ली वेपराइज होगा टेकिंग द हीट ऑफ द कंडीशनड स्पेस एंड
डूइंग द कूलिंग प्रोसेस। तो जो लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन है जो कंडेंसर में हम लोग करा रहे हैं, दैट कैन बी डन थ्रू डिफरेंट सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट, जैसे कि ब्राइन हो सकता है या और भी चीज़ें हो सकती है जो कि इसका हीट को, रेफ्रिजरेंट वेपर के हीट को अब्जॉर्ब करेगा। एंड द लो प्रेशर अमोनिया वेपर जो कि इवेपोरेटर से निकलेगा फिर से अब्जॉर्बर में जाएगा और साइकिल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एंड द सेम साइकिल इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन टू प्रोवाइड द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। सो अगर हम लोग देखें कि हमारा जो अमोनिया बेस्ड वेपर अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का क्या एडवांटेज है, तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि लाइक वी आर नॉट गिविंग द वर्क इनपुट, वी आर ओनली गिविंग द हीट इनपुट। और हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे प्रोसेसेस में हमारा हीट जो है वो वेस्ट जाता है। जैसे कि हमने को जनरेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ड्यूरिंग पावर प्लांट्स। तो को जनरेशन में वी गेट बोथ वर्क आउटपुट एंड हीट ड्यूरिंग द साइकिल। तो वो हीट हम हीटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, या हो सकता है कि हम सोलर यूज़ करें या नेचुरल गैस यूज़ करें, बायोमास, कोल, जियोथर्मल, एनी काइंड ऑफ एनर्जी वी कैन यूज़ विच इज़ बीइंग वेस्टेड। तो वो एक्चुअली हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा जो वर्क इनपुट देने में जो एनर्जी कंज्यूम होगा दैट कैन बी सेव्ड, बिकॉज हम यहाँ पे मोस्टली वेस्ट हीट का यूज़ करते हैं। तो द सेकेंड पॉइंट इज ऑल्सो रिटन द सेम थिंग, दैट इज इट इज़ एक्सीलेंट फॉर वेस्ट हीट यूटिलाइजेशन। तो जब वेस्ट हीट को हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो दैट विल अर्न कार्बन क्रेडिट, प्रोमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और उसके बाद वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स ऑफ यूजिंग अमोनिया दैट इट इज़ इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट, और इसका ऑपरेशनल रेंज भी काफ़ी है, -55 to 5 डिग्री सेल्सियस। और इस अगर वेपर अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में देखें तो वी डोंट हैव ए कंप्रेसर। बेसिकली कंप्रेसर में हमारा मूविंग पार्ट्स होता है, पिस्टन, यहाँ पे हमारा पंप है। तो इसलिए हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट भी होगा, ये काफ़ी कम होगा और ये काफ़ी ड्यूरेबल भी होगा। इट कैन वेल ऑपरेट फॉर 25 ईयर्स। अब अगर हम लोग देखें जो हम लोगों ने VCRS पढ़ा था और जो हम लोग VARS पढ़ रहे हैं, तो द व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू सिस्टम्स। अब VCRS की बात करें तो द कंप्रेसर इज यूज्ड, VARS की बात करें तो कंप्रेसर इज रिप्लेस्ड विथ 3 इक्विपमेंट्स, अब्जॉर्बर, पंप और जनरेटर, जैसा कि हम लोगों ने देखा है। VCRS का COP काफ़ी ज़्यादा होता है, ये अराउंड 3 to 5 इफ़ यू कैन से 3 to 5, और VARS का जो है वो काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू VCRS, ये जनरली 1 से कम होता है। बिकॉज ये हमारा वर्क ऑपरेटेड यूनिट है, ये हमारा हीट ऑपरेटेड यूनिट है। मीन्स द वर्क इनपुट इज गिवन टू द कंप्रेसर एंड इन दिस हीट इज प्रोवाइडेड टू द जनरेटर। अब इसमें क्या है कि मॉइस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आर मोर सीरियस। बेसिकली ये कंप्रेसर जो है हमारा, इफ़ द इवेपोरेटर कंप्लीट इवेपोरेशन इज नॉट डन ऑफ द रेफ्रिजरेंट, देन देर माइट बी सम लिक्विड पोर्शन लेफ्ट, और ये जब कंप्रेसर में जाएगा तो दैट माइट कॉज सम डैमेज। तो वैसा प्रॉब्लम यहाँ नहीं है क्योंकि यहाँ कंप्रेसर है ही नहीं। दिस रन्स ऑन हाई ग्रेड एनर्जी एंड दिस रन्स ऑन लो ग्रेड एनर्जी। ये बेसिकली सोलर पावर वगैरह हीटिंग पे डिपेंड करेगा और ये वर्क इनपुट पे डिपेंड करेगा। इस सिस्टम VCRS सिस्टम में हमारा ज़्यादा वियर एंड टियर होगा क्योंकि हमारा मूविंग पार्ट्स है कंप्रेसर में जो कि पिस्टन है, और ज़्यादा नॉइज़ भी होगा। और VARS में हमारा एक्चुअली ओनली एक्वा पंप इज़ देयर, तो काफ़ी कम आवाज़ होगा और काफ़ी कम वियर एंड टियर होगा। बट वन थिंग इज़ देयर, VARS इज़ डिफ़िकल्ट टू डिज़ाइन बिकॉज ऑफ more number of components than VARS. And for efficient vapor absorption refrigeration system, it is very difficult to design a very efficient VARS क्योंकि ऑलरेडी इसका COP जो है वो काफ़ी कम होता है VCRS से. So this is basically the theoretical part of vapor absorption refrigeration system. In the next lecture we will look at the numerical portion of this topic, कि how to solve the numericals of this topic. Thank you very much.